हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 मुझे पता है बहुत टाइम हो गया, मैंने अपलोड नहीं किया, ये आगे के सारे अनदर सम्स जो बाकी थे वो अपलोड करने में बहुत डिले हो चुका है। तो क्वेश्चन 4 जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सम आप देख रहे हैं हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 इंटू एन प्लस 3 P4 इज इक्वल टू 5 इंटू एन प्लस 2 P4। तो ये जो हमें परम्यूटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें यहाँ पर जो n गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है पूरे इस इक्वेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन लिख लेना है और बहुत ही ईजीली हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो इज इक्वल टू जो साइन आप देख सकते हैं, जो LHS है और RHS है, दोनों को हम इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरफ फोकस करना है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस तरफ जो आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं, आपको मैं एक फॉर्मूला जो है वो वापस से याद करवाना चाहूँगी। जैसे कि हमें NPR जो भी वैल्यू गिवन होती थी, हम उसके लिए आपने सेकेंड सम सॉल्व किया होगा। जैसे कि हम उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते थे n इंटू एन माइनस, यहाँ पर हम 1 करते हैं, उसके बाद n-2 करते हैं। जैसे कि NP3 हमें क्वेश्चन 2 में गिवन था, उसके लिए हमने n इंटू n-1 इंटू n-2। तो ये 3 टर्म्स मिली थी हमें। जब यहाँ पर 3 था तब हमने इस तरह से ये 3 टर्म्स इस तरह से रख दी थी। इस सम में भी हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला तो आती होगी, नहीं तो आप प्लीज़ फर्स्ट प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन 2 मैंने इसी मेथड से सॉल्व करवाया था। अब इस वैल्यू में हम इसे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व करना है, हमें P4 गिवन है। तो P4 गिवन है तो हम इस वैल्यू से कितनी और वैल्यूज़ पुट आउट कर सकते हैं। उसके बाद 3 और n+3 को हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट मैं इतना इरेज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हम उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे जो वैल्यू टर्म है उसे n अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम n पहले लिखेंगे, उसके बाद n-1 करेंगे, उसके बाद n-2 एंड n-3। बिकॉज यहाँ पर P4 गिवन है इसलिए हम इस तरह से आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हमें मिल चुकी है। यहाँ पर P4 गिवन है तो अब इसमें आपको सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। आप इस पूरे पार्ट को n अज्यूम कर लीजिए। तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे, यानी कि 3 इंटू n+3। ये फर्स्ट n हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है उसमें हमें n-1 करना है। ये पूरा टर्म n है, तो अब इसमें से हमें यहाँ पर 3 जो है वो अभी नहीं लेना है, हमें सिर्फ n+3 जो है उसे यहाँ पर रिवाइज करना है। तो n+3 -1, ये जो -1 है वो हमें यहाँ पर पुट आउट करना है। ये जो है वो एक ही बार आएगा बिकॉज ये पूरा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर n-2 करना है, यानी कि n+3 अगेन रिपीट होगा। जो पूरा n है उसके बाद -2 करना है और अगेन n-3 यानी कि n+3 -3। तो ये 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। जो P4 है ये पूरा n टर्म है और ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो हमने यहाँ पर आगे रख दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे, बट एक बार के लिए आपको इसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शंस करना है, तो n प्लस यहाँ पर इसी तरह से रहेगा, आपको सिर्फ 3-1 करना है। जो 2 आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें भी n प्लस इसी तरह से रखना है आपको, और 3-2 यानी कि 1 आपको मिलेगा। और यहाँ पर n
ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस 3 ज़ीरो होता है, इसलिए आपको सिर्फ n की वैल्यू मिली है। तो ये जो आपको पूरी टर्म मिली है, आप इसे एक बार यहाँ पर याद रखिए। आपको क्या मिला है, n+3, n+2, n+1 एंड n मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये टर्म मिल चुकी है। अब इसी तरह से हम 5 के लिए भी फाइंड करेंगे। तो 5 के लिए फाइंड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी सिमिलर होंगे, जो सिमिलैरिटीज़ होगी वो कैंसिल हो जाएगी। इसे हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की तरह रख रहे हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है RHS है वो सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह जैसे हमने इसकी एक इक्वेशन फाइंड की है, उसी तरह से इसके लिए भी एक इक्वेशन फाइंड करेंगे और लास्ट में n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको परम्यूटेशन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, यानी कि टोटल परम्यूटेशंस नहीं फाइंड करना है, सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इस तरह की फॉर्मूला से n फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसे भी इवेल्युएट करना है, जैसे कि हमने पहले किया। ये आपकी n की वैल्यू है और NP4, तो यहाँ पर 4 टर्म्स हमें चाहिए और 5 आगे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, जैसे 3 को रखा था। अब हमारे पास है n+2, तो यहाँ पर हम रखेंगे n+2, ये हमारा फर्स्ट n हो चुका है। उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे 1, n-1, यानी कि n+2 -1 यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा n है। उसके बाद n+2 -2, n+2 -3, तो ये 4 टर्म्स हमें मिल चुकी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4। आपको ये पूरा टर्म ही n अज्यूम करना है और उसमें से -1, -2, -3 तक करना है, बिकॉज 4 टर्म्स चाहिए। तो टोटल ये 4 टर्म्स हमें मिल चुके हैं, इसलिए हमने -3 तक यहाँ पर लिया है। तो अब इस तरह से अब इसे भी सिंप्लीफाई करना है, जैसे 3 वाले में किया था। यहाँ पर 5 एज इट इज़, n+2 में कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। n+2 -1, तो आपको पहले n+1 लिख देना है, 2 -1 करना है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर आंसर 1 आएगा आपका। यहाँ पर भी सेम n+1 रख देना है, 2 - 2 0 होता है, तो ये सिर्फ n ही रहेगा। यहाँ पर n+2 -3, तो हम यहाँ पर पहले n रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस इस तरह से नहीं हो सकती। 2 - 3 यानी कि -1 आता है, और जब -1 आ चुका है तो प्लस की जो साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन और 1, यानी कि n के बाद अब n-1 यहाँ पर आ चुका है। तो एक यहाँ पर टर्म हमें मिल चुकी है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, जो P4 था, तो 4 टर्म्स हमें मिल चुकी है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हम इसे रख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगी, जो आपको याद होगा हमने जो 3 की जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी, वो भी मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ। 3 × n+3, 3 × n+2, n+1, 1, 2 एंड 3 और एक n था। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी फॉर 3, यानी कि इसके लिए ये इक्वेशन थी और इसके लिए ये हमने फाइंड किए 1 और 2 इक्वेशंस। अब आपको इसे कंपेयर करना है, कैंसिल करना है, तो आप जल्दी से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन कौन से टर्म्स सेम है, और जो टर्म्स यहाँ पर सेम नहीं है वो आपको मिल चुके हैं। तो इन टर्म्स को अब यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है। आप समझ गए होंगे n यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ थी वो माइनस हो चुकी है, n+1 माइनस हो गया है और n+2 भी माइनस हो गया है। 5 वाले टर्म में से n-1 बचा है और 3 में से n+3। अब यहाँ पर अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो फर्स्ट जो 3 वाली LHS है उसी के टर्म्स यहाँ पर लिखेंगे। 3 × n+3 इज इक्वल टू, इसके अपोजिट साइड में हमारे पास RHS में है 5 × n-1। तो ये अब इक्वेशन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो मैं बाकी पूरा बोर्ड इरेज कर रही हूँ, आपको अगेन ये वाली टर्म याद रखनी है। मैं फिर से इसे रिपीट करके इसी से पूरा सम सॉल्व करेंगे। तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक की स्टेप्स आपको समझ आ गई होगी कि हमें ये आंसर किस तरह से मिला है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को और स्टार्टिंग से अगेन देखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। कोई भी डाउट्स रह रहे हैं, क्वेरीज रह रही हैं, यहाँ तक का स्टेप नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको 2 साइड्स मिल चुकी है, LHS और RHS। अब इसे सिंप्लीफाई करना है।
मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले इस साइड को और उसके बाद इस साइड को, तो आप 3 इंटू एन कर सकते हैं, 3n प्लस के साइन 3 3 9। ये पार्ट इतना हो चुका है। अब इस साइड में भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू एन 5n, माइनस के साइन है तो माइनस रखेंगे, 5 इंटू 1 5। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और हमें कुछ वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब अगेन इसे भी सिंप्लीफाई करना है, बट सिंप्लीफाई करने से पहले जो सिमिलैरिटीज़ है वो इस तरफ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो 5 है वो इस तरफ आएगा और 3n जो है वो इस तरफ चला जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 5 प्लस 9 हो गया है और ये इस तरफ आया 5n माइनस 3n हो चुका है। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 5 प्लस 9 14 इज इक्वल टू 5n माइनस 3n 2n। तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें 2n मिल चुका है, तो n इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 7। n की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 7 आया हमारा आंसर, n इज़ इक्वल टू 7, पूरा सम हमने सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट्स रख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 रीड करती हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन्स बी अरेंज्ड इन अ रो। 4 पर्सन्स हैं, उन्हें एक रो में अरेंज करना है। कितने टाइप्स ऑफ वेज हैं हमारे पास, उन्हीं 4 पर्सन को डिफरेंट वेज में अरेंज करना है एक ही रो में। तो अब एक रो है जिसमें हम 4 पर्सन्स को अरेंज करने वाले हैं। अरेंजमेंट आए तो आपको परम्यूटेशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो यानी कि अब यहाँ पर 4 पर्सन्स है और उन्हीं को हमें अरेंज करना है। तो 4p4 ये वाली हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है अप्लाई करने वाले हैं टोटल परम्यूटेशंस फाइंड करने के लिए। यानी कि npr जो होता है वो हमने इस तरह से अरेंज किया है। 4 पर्सन्स, उन्हीं को 4 पर्सन्स को ही अरेंज करना है एक रो में, यानी कि वही हमारे सारे अरेंजमेंट्स होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, यानी कि हम टोटल परम्यूटेशन यहाँ पर फाइंड करेंगे। टोटल परम्यूटेशन, तो टोटल परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए 4p4 की वैल्यू अप्लाई करेंगे। 4p4 यानी कि 4 परम्यूटेशन होता है, ओनली 4 परम्यूटेशन, बिकॉज जो यहाँ पर पता है npr, यानी कि हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करते थे, n परम्यूटेशन अपॉन n माइनस r परम्यूटेशन। बट यहाँ पर 4p4 है, तो अगर हम 4 परम्यूटेशन करेंगे डिवाइड बाय 4 माइनस 4 परम्यूटेशन, यानी कि ये पूरा 0 हो चुका है तो कैंसिल हो जाएगा। हमें सिर्फ 4 परम्यूटेशन करना है। तो यहाँ पर 4p4 है, 4 परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। 4 परम्यूटेशन यानी कि 1 तक जाना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 24 आ रहा है। 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर हमारा 24 आया है। 24 आंसर आया, यानी कि 24 वेज है जिसमें हम इन 4 पर्सन को एक ही रो में अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करती हूँ। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 0 7 एंड 9। तो हमें फाइंड करना है कि कितने डिफरेंट वेज है 6 डिजिट नंबर्स बनाने के इन सारे नंबर्स को लेकर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लें 2 1 3 0 9 7, तो ये एक 6 डिजिट का नंबर बन चुका है। इसी तरह से आप इनको रिसेंबल कर करके कितने डिफरेंट और 6 डिजिट नंबर इन सारी वैल्यूज से बना सकते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें वो डिफरेंट वेज बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि टोटल परम्यूटेशन फॉर ऑल दिस 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर टोटल हमें 6 डिजिट्स गिवन है और ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास। एक 0 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो हम डायरेक्टली 6p6 कर सकते थे। 6 परम्यूटेशन से हम फाइंड कर सकते थे कि कितने डिफरेंट वेज मिलते हैं, बट यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड है। तो 0 आपको पता होगा, अगर फर्स्ट डिजिट पे 0 आ गया और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हम रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर टोटल डिजिट्स 4 है, बट अगर हम इसे काउंट करें तो ये सिर्फ 145 गिना जाता है, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया किसी भी नंबर में तो वो 5 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट का
6 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हमें ऐसे वेज फाइंड करना है जिसमें 0 फर्स्ट डिजिट पे ना आए। तो जो भी हम परम्यूटेशंस यहाँ पर करेंगे उसमें हमें फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं चाहिए, तो 0 को हटाकर बाकी की 5 वैल्यूज़ हमें फर्स्ट प्लेस पर चाहिए, यानी कि 5 वैल्यूज़ में से फर्स्ट पे कोई भी एक रख सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है कि इन्हीं 5 डिजिट्स में से फर्स्ट पे कोई एक आएगा। तो 5p1 यानी कि 5 होता है, बिकॉज आप देखेंगे अगर 5 परम्यूटेशन डिवाइड बाय 5 - 1 परम्यूटेशन अगर हम करें, जो PR आपको पता होगा NPR को हम सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर तो 5 - 1 यानी कि 5 परम्यूटेशन अपॉन 4 परम्यूटेशन, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 परम्यूटेशन अपॉन 4 परम्यूटेशन, तो यहाँ पर रिमेनिंग 5 ही रहेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसका सिंप्लीफिकेशन 5 यहाँ पर लिख दिया है। तो ये फर्स्ट प्लेस की यहाँ पर बात हुई। अब बाकी की डिजिट्स, जैसे कि ये 6 डिजिट्स का नंबर होगा, ये सारे 6 डिजिट्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि इन्हीं 5 में से कोई हम रखेंगे, तो ये 5 हमें मिल चुका है। बाकी की अब 5 डिजिट्स के लिए हमें इन्हें अरेंज करना है, तो उसके कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो इनमें 5p5 यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं और प्लेसेस भी 5 है। तो इन 5 डिजिट्स को 5 प्लेसेस पे इन्हें अरेंज करना है, इसलिए 5p5 यानी कि 5 परम्यूटेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 परम्यूटेशन इनटू यहाँ पर 5p5। तो ये पूरा हमें परम्यूटेशन के लिए मिल चुकी है इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 एज इट इज़ रहेगा। 5 परम्यूटेशन यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपका आंसर आएगा 600। यानी कि यहाँ पर 600 डिफरेंट वेज है जिनमें 6 डिजिट के नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर रीड करती हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट ऑल बॉयज़ आर टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। इस तरफ आपको 3 गर्ल्स गिवन है और 5 बॉयज़ गिवन है। अब इसमें अरेंजमेंट एक ही रो में करनी है, यानी कि अगर ये एक पूरी रो है, ये 8 टोटल पीपल है, यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं, इनको अगर आप अरेंज करें इन 8 पर्सन को, तो ये जो 5 बॉयज़ हैं वो साथ में ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है कि ये 5 बॉयज़ ऑल टुगेदर ही रहने चाहिए। गर्ल्स जो है वो यहाँ पर आगे पीछे, जैसे कि अगर 2 गर्ल्स यहाँ पर है उसके बाद 5 बॉयज़ रख दें और उसके बाद एक गर्ल आ जाए, तो इस तरह से कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती है। या फिर यहाँ से फर्स्ट में एक गर्ल और उसके बाद 2 गर्ल्स, या फिर ऐसा भी रख सकते हैं कि सारी गर्ल्स बाद में और फर्स्ट ये 5 बॉयज़ को अरेंज करें, या फिर स्टार्टिंग में सारी गर्ल्स और एंडिंग में सारे बॉयज़। तो इस तरह से कितनी अरेंजमेंट्स है आपके पास, तो ये आपको फाइंड करना है। और उसमें भी ये जो 5 बॉयज़ टुगेदर रहने वाले हैं, इनको भी आगे पीछे कहाँ पे आपको सेट करना है, यानी कि ये 5 टुगेदर ये ग्रुप पूरा साथ में रहेगा, बट ये जो फर्स्ट बॉय है ये लास्ट में आएगा, या फिर ये सेकेंड वाला इस प्लेस पे चला जाएगा। तो इतने वेज यहाँ पर फाइंड करने, कितने वेज में आप इन्हें अरेंज करेंगे एक रो में। तो ये 8 पर्सन्स हैं जिसमें 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का ग्रुप सेम साथ में रहना चाहिए, ये ऑल टुगेदर अरेंज होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बॉयज़ का ग्रुप है ये पूरा साथ में रहेगा, और अंदर ही अंदर यानी कि पूरे बॉयज़ के ग्रुप में इंटरचेंज सारे हो सकते हैं प्लेसेस। तो यानी कि 5p5 ये सारे बॉयज़ को हमें अरेंज करना है इन 5 प्लेसेस पे कि ये टुगेदर ही आए। तो 5p5 उसके लिए एक इक्वेशन यानी कि एक परम्यूटेशन की हमें वैल्यू मिल चुकी है 5p5।
अब ये टोटल यानी कि अब ये 3 गर्ल्स भी है और ये पूरा एक ग्रुप यानी कि ये पूरा 1 और ये 3 गर्ल्स यहाँ पर। तो अब ये 3 गर्ल्स और ये पूरा ग्रुप कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं वो भी हमें फाइंड करना है। तो हम 5p5 हमारे पास था जो, और हमें गर्ल्स को भी यहाँ पर अरेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों को करना है, एंड आया है यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड जब भी वर्ड यूज़ हो कि आपको इन 2 ग्रुप्स को साथ में अरेंज करना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। एंड वर्ड यूज़ होता है, हमें यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन। अब ये 3 गर्ल्स और ये पूरा एक ग्रुप, तो यहाँ पर टोटल हमें 4p4 मिलता है यानी कि 4 अरेंजमेंट्स इनको हमें अरेंज करना है। अब यहाँ पर इन्हें सॉल्व करते हैं। 5p5 यानी कि 5 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय 4p4 4 परम्यूटेशन होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 5 परम्यूटेशन यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 परम्यूटेशन का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 परम्यूटेशन का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें भी। तो आंसर 5 परम्यूटेशन का आता है 120 इंटू 4 परम्यूटेशन का 24। इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशंस करने पर आंसर आता है 2880। तो यहाँ पर 2880 वेज है जिसमें इन गर्ल्स और बॉयज़ को एक रो में अरेंज किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करती हूँ। देयर आर 7 cages फॉर 7 लायन इन अ जू। 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in. In how many ways can 7 lions can be caged in 7 cages? तो यहाँ पर केजेस आपको गिवन है यानी कि जो केज होती है जिसमें जू में लायंस को रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ केज हमें दिखाई गई है, 7 केजेस है और लायंस भी 7 है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो 3 केजेस है वो बहुत स्मॉल है और बाकी की जो 4 केजेस है वो लार्ज है यानी कि बिग केजेस है जिसमें लायंस जो है वो इजीली फिट हो सकते हैं। बट ये जो 3 केजेस है उसमें 3 लायंस ऐसे हैं जो फिट नहीं हो सकते। तो इन 7 लायंस में से ऐसे 3 लायंस हैं जो स्मॉल वाली केज में फिट नहीं हो सकते और बाकी की जो 7 केजेस है उसमें 4 केजेस बिग वाली है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसे अरेंजमेंट करने के जो लायन स्मॉल केजेस में फिट हो सके उन्हें स्मॉल में और बाकी के जो बिग केजेस हैं उसमें बाकी 4 लायंस को हमें यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 बिग केजेस है इसमें पहले उन 3 लायंस को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे जो फिट नहीं हो रहे थे। जैसे कि इन 4 केजेस में से किसी भी 3 केजेस में हम 4 केजेस में से किसी भी 3 केज में 3 लायंस को पहले अरेंज करेंगे जो 3 जो है वो स्मॉल में फिट नहीं हो रहे थे। उन 3 लायंस को यहाँ पर 7 में से उन 3 लायंस को माइनस करना है। उन 3 लायंस को हम इन बड़ी केज में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर फिल होगी 3 केजेस यानी कि 3 लायंस 3 केजेस में आ सकते हैं बट चारों बिग केजेस सेम है इसलिए 4 केजेस में से किसी भी 3 केजेस में लायंस को अरेंज करना है इसलिए 4p3 ये हमें परम्यूटेशन के लिए फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन मिल चुकी है। एंड अब बाकी के लायंस को अरेंज करना है, एंड वर्ड यूज़ करें, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी की अब केजेस बची है 4, इसमें से एक बच जाएगी। 3 लायंस को अरेंज करेंगे, 4 टोटल केजेस है बिग लार्ज केज है उसमें से अब एक केज बच चुकी है और बाकी की ये 3 केजेस। तो टोटल हमारे पास है 4 केजेस और बचे हुए 4 लायंस। अब इनको भी अरेंज करना है तो ये 4 केजेस और 4 लायंस और प्रीवियस 4 बिग केजेस एंड 3 लायंस को अरेंज करना था। तो ये इक्वेशन अब हमें मिल चुकी है 4p3 और 4p4। अब यहाँ पर इन्हें सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं 4p3 यानी कि होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 और 4p4 यानी कि 4 परम्यूटेशन
अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 इंटू 24। मल्टीप्लिकेशंस करने पर 576 हमारा आंसर आता है। यानी कि इतने डिफरेंट वेज हैं इन 7 लायंस को 7 केजेस में अरेंज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन 9 रीड करती हूँ। यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 3, 5, 8, 9 हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर हमें 5 डिजिट नंबर्स ऐसे बनाने हैं जो कि 50,000 से ग्रेटर हो। यानी कि ऐसे डिजिट्स हमें बनाने हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो अगर लिखने पर 50,000 से ग्रेटर आए, जैसे कि अगर 8, 9, 5, 2, 3, तो ये 50,000 से ग्रेटर एक नंबर 5 डिजिट का हमने इसी नंबर से बनाया है। तो इस तरह से कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज है जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर सके। तो टोटल हमें अरेंज करने हैं 5 डिजिट्स। ये 5 डिजिट्स हैं, उन्हें इन 5 प्लेसेस में इस तरह से अरेंज करना है कि जो उनका टोटल इस तरह से हो रहा है, जब हम उसे रीड करें तो वो 50,000 से ग्रेटर आने चाहिए। तो अब 50,000 से ग्रेटर आने के लिए फर्स्ट प्लेस पे इन तीनों डिजिट्स में से कोई एक नंबर आना चाहिए, तभी वो 50,000 से ग्रेटर होगा। अगर 2 या 3 फर्स्ट प्लेस पे आ गए और उसके बाद हम बाकी सारे डिजिट्स को अरेंज करेंगे तो वो 50,000 से ग्रेटर नहीं होगा, वो उससे लेस देन हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन ये है कि फर्स्ट प्लेस पे इन तीनों डिजिट्स में से कोई एक नंबर आना चाहिए, यानी कि 3P1 इसे कहेंगे। एंड अब हमें फर्स्ट प्लेस मिल चुकी है कि फर्स्ट प्लेस में इन तीनों डिजिट्स में से कोई नंबर आएगा। बाकी की रिमेनिंग 4 डिजिट्स में कोई भी नंबर इनमें से आ सकता है। फर्स्ट डिजिट पे जो आ गया, यानी कि अब 4 डिजिट्स ऐसे ढूंढनी है जो इन 4 प्लेसेस में आ सके, तो 4P4 करेंगे। अब 3P1 यानी कि 3 इंटू 4P4 4 परम्यूटेशन, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस करने पर हमारा आंसर आता है ये तो 3 इंटू 4 परम्यूटेशन 24 इज इक्वल टू 72। तो 72 ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिसमें इन 5 डिजिट नंबर्स को बनाया जा सकता है जो कि ग्रेटर देन 50,000 होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन 9 समझ आ गया होगा आपको। 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करती हूँ। अ पर्सन हैज़ 5 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। These chocolates are to be distributed among 5 children of different ages. If the biggest chocolate is to be given to the youngest child, then in how many ways 5 chocolates can be distributed among 5 children? क्वेश्चन में गिवन है 5 चॉकलेट्स है एक पर्सन के पास, वो भी डिफरेंट साइजेस है, और 5 चिल्ड्रंस है जिनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, और वो चिल्ड्रंस भी डिफरेंट एजेस के हैं। चॉकलेट भी डिफरेंट साइजेस की है और चिल्ड्रंस भी डिफरेंट एजेस के हैं। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन हमें गिवन है कि जो बिगेस्ट चॉकलेट है वो देनी चाहिए सबसे यंगेस्ट चाइल्ड को। जो सबसे बड़ी चॉकलेट है वो सबसे छोटे बच्चे को, सबसे यंगेस्ट चाइल्ड को मिलनी चाहिए। बाकी की 4 चॉकलेट्स रिमेनिंग 4 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम इस एक कंडीशन को पहले रखेंगे और बाकी की सारी को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन है कि जो फर्स्ट बिग चॉकलेट है वो फर्स्ट यंगेस्ट चाइल्ड को मिलनी चाहिए। तो इसमें से कैंसिल हो गई है फर्स्ट बिगेस्ट चॉकलेट और फर्स्ट यंगेस्ट चाइल्ड। अब यहाँ पर रिमेनिंग 4 चिल्ड्रंस है और 4 चॉकलेट्स है, उनके बारे में हमें कुछ भी यहाँ पर बताया नहीं गया है कि उनके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम सिंपली यहाँ पर 4P4 यानी कि बाकी रिमेनिंग 4 चॉकलेट्स 4 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रैंडमली, और जो फर्स्ट बिग चॉकलेट है वो फर्स्ट यंगेस्ट चाइल्ड को मिल जाएगी, यानी कि 1P1 1 इंटू 4P4 4 परम्यूटेशन is equal to 1 into 4 permutation 24 is equal to answer is 24 different ways, जिसमें इन चॉकलेट्स को इन 5 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चंस थे क्वेश्चन 10 तक, सेम मेथड थी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। थोड़ी मेथड यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन 11 रीड करती हूँ। हाउ मैनी टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उनमें जो लेटर्स हैं उनको डिफरेंट वेज में अरेंज करना है और वैसे कितने डिफरेंट वेज हमारे पास बन सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो लेते हैं हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें से यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो ये वाली फार्मूला होगी। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में फार्मूला जो है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर इसकी मेथड, उसके बाद जब हम फार्मूला में पुट आउट करेंगे सारे वेरिएबल्स वो भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे आए हैं। तो सबसे पहले इस पूरे वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से हमें ये देखना है कि कितने लेटर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ए जो दिख रहा है वो ओनली 1 टाइम दिख रहा है, उसे कैंसिल कर देना है। सी जो है वो ओनली 1 टाइम है, उसे भी कैंसिल कर देना है। अब बाकी के सारे जो लेटर्स हैं वो आप देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं। जैसे एस जो है वो यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एस 1, 2 एंड 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो टी है उसे लेते हैं 1, 2 एंड 3। तो अगेन टी जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और लास्ट में आई 2 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सभी को लिख दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है कौन सा लेटर कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, टोटल जो लेटर्स हैं उनको काउंट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल लेटर्स जो है वो यहाँ पर है 10। अब इसी पर से हमें ये पूरा सॉल्व करना है और इस फॉर्मूला में हमें पुट आउट करना है। तो यहाँ पर जब भी आपको इन लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करना हो, उसमें से भी सेम लेटर्स हों जो रिपीट हो रहे हो बहुत सारी बार, उन्हें यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर n परम्यूटेशन का मतलब है टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 परम्यूटेशन जो टोटल नंबर्स हैं। उसके बाद p q r यानी कि जो जो वर्ड्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसे हम p q r अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर p परम्यूटेशन, q परम्यूटेशन और r परम्यूटेशन। जैसे कि फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पर आपके पास है 3 परम्यूटेशन। अब 3 है तो हम लिखेंगे 3 परम्यूटेशन और लास्ट में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 परम्यूटेशन। तो इस तरह से अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो हमें टोटल आंसर मिलेगा कि कितने डिफरेंट वेज़ हैं इन लेटर्स को अरेंज करके कोई नया वर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रिपीट हो रहे हैं बस उन्हीं की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये साइड में इरेज करती हूँ और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा टाइम कंज्यूम हो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सभी को लिख लिया है। ये 10 परम्यूटेशन है, 3 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन अपॉन 3 परम्यूटेशन। तो ये सारी डिवाइडेशंस में हमने लिख दी है। अब अगर आप कैंसिल करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली इन्हें मल्टीप्लाई करके, इन सभी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर इनका हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर आ रहा है 3628800 और डिवाइड करें इनका, अगर मल्टीप्लिकेशन करें इस पूरी सभी डिजिट्स का, यहाँ पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लें सभी को तो आंसर आता है 72। तो इस तरह से आप डायरेक्टली अब इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। 50,400 यहाँ पर डिफरेंट वेज़ है जिसमें इन सभी को जो स्टैटिस्टिक के जो लेटर्स हैं उनको अरेंज किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूला को कहा जाता है परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। तो ये जो फार्मूला है वो परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स से रिलेटेड है। जो आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर लेकर डिफरेंट वेज हम फाइंड करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का सब क्वेश्चन। जो सेकेंड है बुक कीपर वर्ड है उसे भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपेयरिंग जो थर्ड वर्ड है उसे भी। नेक्स्ट लेटर है यहाँ पर बुक कीपर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हमें गिवन है बुक कीपर, इसमें से भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आइडेंटिकल थिंग्स के लिए परम्यूटेशन फाइंड करने की फार्मूला है। यानी कि जो आइडेंटिकल वर्ड्स हैं उन्हीं को यहाँ पर हम रखेंगे और उसी पे से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बी रिपीट नहीं हो रहा है, पी और आर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ओनली OOKE
यही 3 वर्ड्स जो है वो यहाँ पर रिपीट हुए हैं। डबल ओ आए यानी कि 2 टाइम्स ओ, के जो है वो भी 2 टाइम्स और ई जो है वो 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स है 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 परम्यूटेशन अपॉन PQR यानी कि ये जो वर्ड्स जो लेटर इस वर्ड में रिपीट हुए हैं वो 2 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन, 3 परम्यूटेशन। अब इसे हम अगेन यहाँ पर लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स टाइम कंज्यूम हो इसलिए मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। 10 परम्यूटेशन, 3, 2 और 2 परम्यूटेशन। अगर आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 6, 3 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस करने पर सेम आंसर आएगा 10 परम्यूटेशन का 3628800 डिवाइड बाय यहाँ पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 24। इसका आंसर आता है 151200 डिवाइड करने पर। तो ये हमें मिल चुकी है वैल्यू। बुक कीपर जो वर्ड है उसमें कितने डिफरेंट वेज हैं इन लेटर्स को अरेंज करने में। नेक्स्ट अब लास्ट थर्ड है अपीयरिंग, उसे भी सॉल्व कर लेते। सो फ्रेंड्स वर्ड अपीयरिंग में जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो है P एंड A। तो P 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और टोटल लेटर्स हैं 9। इन्हें हम यहाँ पर N परम्यूटेशन अपॉन P परम्यूटेशन Q परम्यूटेशन में अप्लाई करते हैं, यानी कि 9 परम्यूटेशन डिवाइड बाय 2 परम्यूटेशन एंड 2 परम्यूटेशन। 9 परम्यूटेशन यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है 3628880 डिवाइड बाई 2 परम्यूटेशन यानी कि 4 डिवाइडेशंस करने पर 90720 इसका आंसर आता है। यानी कि इतने टोटल डिफरेंट वेज है जिसमें हम इस वर्ड के सारे लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन अब तक के समझ आ गए होंगे और वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 और 16 नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।